तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे उस शख्स की कहानी जो शरद शेट्टी के मर्डर केस में दुबई में फांसी लगने से तो बच गया, पर मौत की तलवार अब तक उसके सर पे लटक रही है। 2003 में दुबई में एक समय छोटा राजन के खास दोस्त रहे शरद शेट्टी का कत्ल हो जाता है, जिसमें पूरी की पूरी तैयारी छोटा राजन ने की थी बाकी लोगों के साथ। उनमें एक शख्स था जो नेपाल का रहने वाला था और नाम है उसका अमर बहादुर बाम। पिछले 20 साल से दुबई की जेल में रह रहा है। ना तो उसको छोड़ने का फैसला हो रहा है, ना ही उसको फांसी लगाई गई है, और ना ही उसकी कोई उम्र कैद की बुनियाद रखी गई है कि कितने साल वो जेल में रहेगा। कुछ अपील पेंडिंग चल रही हैं, कुछ दलीलें अभी भी चल रही हैं, और 3 पटिशन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट समय पे दुबई की सरकार को दी हैं कि अमर बहादुर बाम का उस केस में कोई बड़ा रोल नहीं था, जिसको देखते हुए पहली अपील के बाद अमर बहादुर बाम नेपाली सिटीजन, उसकी जो डेथ की सेंटेंस थी वो रोक दी गई थी, जबकि दूसरे लोगों को फांसी दे दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अमर बाम को उस समय टेम्पररीली बख्श दिया गया था, और उसके बाद अपीलों के चलते हुए आज तक वो दुबई की जेल में बैठा है 20 साल से लगातार। अब एक बार फिर उसके बुजुर्ग माता पिता ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के थ्रू एक नई अपील दुबई सरकार को, यूएई सरकार को भेजी है, जिसमें कहा गया है कि इसको रिलीज कर देना चाहिए ताकि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप की आखिरी दिनों में ख्याल रख सके। देखिए, एक ट्रेजेडी कैसे होती है। एक लड़का हार्डली 18 साल का, 18.5 साल का, उसकी शादी होती है नेपाल में, और शादी के 26 दिन के बाद उसको दिल्ली से उसके दोस्त, जहाँ पे उसने शादी के पहले किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, 26 दिन के बाद उनका फ़ोन आ जाता है 2003 में कि आप दिल्ली आ जाइए और आपके लिए एक काम ढूंढ लिया गया है। अब ये लड़का, उसको ये भी बताया गया कि काम दुबई में है। अब इस आदमी की आंखों में तारे नाचने लगे कि नौकरी भी मिल रही है और वो भी दुबई में मिल रही है। अपनी पत्नी को वो लक्की समझने लगा कि शादी होने के 25 दिन के बाद ही मुझे इस नौकरी की कॉल आ गई है, और वो अगले ही दिन अपना सामान बांध के दिल्ली पहुंच जाता है। लेकिन उसको पता नहीं था कि आने वाले कुछ दिन उसकी पूरी ज़िंदगी का रास्ता बदल देंगे। दिल्ली से उसको उसके हैंडलर मुंबई ले आते हैं, जहाँ पे 2 और लोगों के साथ उसको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। .38 बोर की वेपन पिस्टल चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसको रिक्रूट करने वालों को पता था कि ये बहुत अच्छा ड्राइवर है, गाड़ी बहुत अच्छी चला लेता है, नेपाल के पहाड़ी रास्तों में बहुत ट्रेन हो चुका था, उसके पहले भी दिल्ली में गाड़ी चलाता रहा था। शादी के कुछ महीने पहले शादी करवाने के लिए ही वापस नेपाल गया था। और जो लोग इसके साथ जो ट्रेनिंग ले रहे थे, उनका नाम था करण सिंह और मनोज कोटियन, दोनों मुंबई के रहने वाले। इन दोनों लोगों को भर्ती किया गया था छोटे राजन के गुर्गों की तरफ से, और मनोज और करण दोनों पहले भी कत्ल जैसे गुनाह कर चुके थे,
हथियारों के इस्तेमाल में अच्छी तरह माहिर थे, लेकिन फिर भी उनको ट्रेनिंग दी गई कि दुबई में जाके गलती नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ पूरी ट्रेनिंग के साथ इन तीनों को दुबई भेजा जाता है। अब अगर इनको रेगुलर फ्लाइट से भेजा जाता, उसके लिए ऑन अराइवल वीज़ा दुबई में लेना पड़ता। नौकरी के लिए भेजा जाता तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चाहिए था। तो लेकिन छोटा राजन और उसकी गैर हाजिरी में उसके बंदे जो मुंबई से पूरी प्लानिंग कर रहे थे, छोटा राजन के उस समय दुश्मन बने शरद शेट्टी के कत्ल की। 93 के बाद शरद शेट्टी और दाऊद की गहरी दोस्ती चलते हुए छोटा राजन की भी दुश्मनी शरद शेट्टी से हो जाती है। और 2000 में जो छोटा राजन के ऊपर बैंकॉक में हमला होता है, उसको लेके कहीं ना कहीं छोटा राजन के दिल में ये ऐसा शक पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं शरद शेट्टी ने उसके ऊपर हमला करवाने में कोई रोल अदा किया है। उसके पहले भी सुनील सौतिया का मर्डर छोटा राजन ने दुबई में करवाया था, उसको पूरा सिस्टम पता था। लेकिन इस बार छोटा राजन ने बहुत बड़ी तैयारी की। उस तैयारी का जिक्र हमने एक पहले एपिसोड में आपको बता चुके हैं, जहाँ पे मधु कोटप्पन का रोल था। थोड़ा सा उसका जिक्र करेंगे। मुंबई से मधु कोटप्पन, छोटा राजन का खास आदमी, एक पुराना जहाज़ खरीदता है, फिशिंग सी वैसल, समुद्र में जाने वाला व्हीकल। वो खरीदता है सेकंड हैंड। उसमें स्टाफ भर्ती किया जाता है, एक कैप्टन, एक खलासी, इस किस्म का टांडेल, और साथ में ये तीनों लोगों को उस जहाज़ में बैठा के इनको शारजा भेजा जाता है। और इन तीनों को लाइबेरिया, जो कंट्री है लाइबेरिया, वहाँ पे उस शिप को रजिस्टर किया जाता है। और लाइबेरियन सेलर के नकली जो एक परमिट होता है सेलर्स का, उसको बनाया जाता है। और तीनों को सेलर की यूनिफॉर्म भी दी जाती है, जो समुद्री जहाज़ के सेलर होते हैं, कमर्शियल वेसल्स पे जाते हैं। तो पूरी तैयारी के साथ वो जहाज़, ये तीनों शूटर्स के साथ और हथियार, ख़ास तौर पे वो जहाज़ जो ख़रीदा गया था वो इसलिए ख़रीदा गया था कि हथियार सिर्फ उसी वेसल के साथ जा सकते थे, बाई एयर नहीं जा सकते थे। दुबई में आप हथियार खरीद नहीं सकते, सख्ती बहुत है। तो ये तीनों लोग पहुंच जाते हैं और 2 आदमी ऑलरेडी दुबई में इनकी मदद के लिए तैनात होते हैं। और बाकी जो उस शिपिंग कंपनी जो बनाई गई थी, जिसने जहाज़ को रजिस्टर करवाया था और आदमियों की वो रजिस्ट्रेशन बुक बनाई थी, वो मिला के टोटल 6 आदमी इस गैंग के मेंबर बन जाते हैं, जो अल्टीमेटली शरद शेट्टी को मारने में कामयाब हो जाते हैं। अब वापस आते हैं अमर बाम पर। क्या रोल था इसका उस केस में? मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिसमें अमर बाम के बुज़ुर्ग माँ बाप और इनकी बहू, जिसके इसकी शादी हुई थी, खाली 25-26 दिन साथ में रहने का मौका मिला था, वो बेचारे एक छोटे से घर में बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले ही एक नेपाली अखबार में एक आर्टिकल छपा था जिसमें नई अपील पेश करने की बात की गई थी। वो कटिंग मेरे नेपाल में हमारी चैनल देखने वाले हमारे जो दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने वो कटिंग मुझे भेजी और उससे जो उन्होंने वहाँ पे बताई ये खबर कि नई पटिशन फिर दायर की गई है और भारत सरकार को, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब को भी अपील की गई है कि हिंदुस्तान अपना असर रसूख जो यूएई शासकों के साथ है, उसके मद्देनज़र हमारे बेटे को छुड़ाने में मदद करें। बहुत हो गया, उसने बहुत भुगत लिया। इसके पहले उस खबर में ये भी लिखा गया कि दुबई सरकार ने हफ्ते में एक बार वीडियो कॉल के थ्रू अमर भाम को ये परमिशन दी हुई है कि वो 20 मिनट के लिए अपनी फैमिली के साथ
उस वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकता है। तो ये एक उसके लिए एक बड़ी राहत है कि वो कम से कम हफ्ते में एक बार कुछ मिनटों के लिए अपने बाप, अपनी पत्नी, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकता है। लेकिन इन हालात में बात होगी भी तो क्या होगी? वही दुख दर्द की बातें, वही ज़िंदगी और मौत का खेल, और उस दिन की उड़ीक या इंतज़ार जब वो एक आज़ाद पंछी की तरह जेल से बाहर निकलेगा और वापस अपने घर आएगा। अब उसके वकीलों ने जो पटिशन दी है, उनका कहना है कि अमर बाम का रोल सिर्फ इतना था कि जिन दो लोगों ने शरद शेट्टी को गोलियां मारी थी, उन दोनों को गाड़ी में लेके गया था। इंडिया क्लब जो वहाँ पे है, जिस क्लब का इनको भी मेंबर बनाया गया था, और शरद शेट्टी उस क्लब में रेगुलरली आता था, उस क्लब में उसको मारा तो इन दोनों ने मारा, मनोज कोटियन और करण सिंह ने। अमर तो बाहर गाड़ी में बैठा था जो घटनास्थल से काफ़ी दूर पार्क की हुई थी। उसको तो ये भी नहीं पता कि इन लोगों ने अंदर जाके किया क्या, किसको मारा या क्या करके आए। कुछ देर के बाद वापस आते हैं तो अमर इनको गाड़ी में लेके, जैसे उसको उसके मालकों ने कहा था, उनको लेके अपनी जहाँ जो शारजा में इनका रहने का बंदोबस्त किया गया था, वहाँ पे लेके जाके छोड़ने का जिम्मेदारी अमर की थी। अब उसके वकीलों ने जब ये बहस अक्टूबर 2003 में घटना के कुछ महीने के बाद ही सुनवाई हो रही थी, तो वहाँ कोर्ट को गुहार लगाई कि हमारे क्लाइंट को यानी अमर को बिल्कुल पता नहीं था कि ये छोटा राजन की पूरी प्लानिंग शरद शेट्टी को मारने की थी। इसको तो ये कहा गया था गाड़ी चलानी है, कुछ लोगों को लेके आना है, कुछ को छोड़ के आना है, एक ड्राइवर का काम दिया गया था। और दुबई पुलिस ने भी कत्ल में कोई एक्टिव रोल अमर का नहीं पाया है। तो उसके बाद जो ट्रायल होती है, उसके थोड़े दिनों के बाद ही ये 6 के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलता है। 6 में से एक आदमी को, जो शिप का कैप्टन होता है, उसको दुबई की अदालत बरी कर देती है कि कैप्टन का इसमें कोई रोल नहीं है। दूसरा एक शख्स था लोकल शारजा का, जिसका नाम था वासा का ये रोल था कि इनको सेलर की यूनिफॉर्म देना, गाड़ी किराए पे लेके देना, इनके रहने का बंदोबस्त करना। उसको भी थोड़ा सा जुर्माना और 2-3 महीने की सज़ा दी गई, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये शख्स असल में क्या करने आए हैं। उसको तो मेहमान नवाजी का खमियाजा भुगतना पड़ गया। बाकी के जो 4 लोग थे, जिनमें अमर सिंह, अमर बाम, करण सिंह थापा, मनोज कोटियन और एक और था विजय, ये 4 लोगों को सज़ा होती है। विजय ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था वो सब अरेंज करने में, तो लेकिन उसको भी, विजय को उम्र डेथ सेंटेंस, मौत की सज़ाए मौत जिसको कहते हैं, ये इन 4 को दी गई। उन तीनों को शायद बाद में फांसी दे दी गई थी, लेकिन अमर की फांसी रुक गई थी, जैसे कहा अपील के बाद। एक बार फिर कहीं ना कहीं एक आशा की किरण नज़र आती है। कुछ लोग जो इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं, उन लोगों ने शरद शेट्टी की फैमिली को अप्रोच किया है। उसके काफ़ी सारे फैमिली मेंबर अभी भी दुबई में रहते हैं, कुछ हिंदुस्तान में भी रहते हैं। उनको अप्रोच किया है कि देखिए, हमें अफसोस है कि आपके फैमिली मेंबर का कत्ल हुआ है, लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है कि इसमें अमर बाम का रोल बहुत कम है, तो आप अपना बड़ा दिल दिखाइए। दुबई के, यूएई के कानून के मुताबिक अगर विक्टिम, मरने वाले आदमी की फैमिली उसको माफ़ कर देती है, तो उसकी सज़ाए मौत भी माफ़ हो जाती है। या दूसरा साधन होता है ब्लड मनी देने का,
कि मरे हुए आदमी के परिवार को एक जितना पैसा वो मांगते हैं कि हमें इतना पैसा दे दो, हम आपको माफ़ कर देंगे, तो उतना पैसा आपको देना पड़ता है। लेकिन अमरबान की परिवार के पास इतना पैसा नहीं है। एक बार जब उसकी पत्नी और उसका पिता दुबई गए थे इसका केस की पैरवी करने के लिए, तो अपने गहने, जो शादी के गहने इसकी पत्नी को उसके माँ बाप ने डाले थे, उनको गिरवी रख के, मॉर्टगेज रख के, उस पैसे से टिकट खरीद के दुबई गए थे। इतना गरीब परिवार है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके पिता और पत्नी, इसकी जो है यंग लड़की एकदम, वो कितने गरीबी जैसे हालात में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ऐसे जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनका जो दखल शरद शेट्टी के परिवार को मिलके उनको मनाने की बात चल रही है, तो हो सकता है कि अगर परिवार मान जाए, वो कोर्ट को लिख के दे दे कि हमने उनको माफ़ किया, तो अमर नायक बहुत जल्दी फ्री होके, आज़ाद होके जेल के बाहर आ सकेगा। और हम भी कोशिश करेंगे अपने सोर्सेज के थ्रू कि शरद शेट्टी की परिवार के मेंबर से कुछ जो बीच के लोग जानते हैं, कॉमन फ्रेंड, उनसे बात करके उनको इस बात के लिए मनाया जा सके कि जो होना था अब हो गया। 20 साल उस आदमी ने सज़ा भी काट ली, जो कि पूरी सज़ा का ऐलान तो अभी हुआ ही नहीं था कि कितने साल सज़ा होगी, तो उसको माफ़ कर दिया जाए। कोशिश करेंगे हम भी अपनी तरफ से, और भी बहुत से लोग कर रहे हैं, भारत सरकार भी कर रही है। नेपाल की वजह से कि एक आदमी बेचारा फंसा हुआ, उसको निकाला जाए, तो ये सब कवायदें जारी है। लेकिन देखिए, एक आदमी यंग एज में बाहर की नौकरी के लालच में चला तो गया, लेकिन 20 साल हो गए, अभी तक वापस घर नहीं आ सका। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म की किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।